प्यारे भैया बहन, आपका दिन आज मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद एवं नगरीय परिवर्तन चैप्टर। उस चैप्टर में आज का विषय वस्तु है आधारभूत संरचना का विकास। देखिए, नए शहर और नगरों के उदय के साथ ही यातायात के साधनों का विकास भी आवश्यक होता चला गया, जिससे जो तैयार माल हो रहा था उस तैयार माल को शहरों में ले जाया जा सके, इंग्लैंड के कच्चा माल भेजा जा सके। इस सब के लिए यातायात का होना बहुत ज़रूरी था। इसी कारण से अंग्रेज़ों ने देश के जितने भी प्रमुख शहर थे, बंदरगाह थे, बाजार थे, उन सभी को सड़कों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। यातायात के लिए सर्वप्रथम रेलवे लाइन जो 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच प्रारंभ की गई। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने यातायात के लिए रेलवे लाइन को जो 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच में प्रारंभ किया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। शीघ्र ही जितने भी प्रमुख नगर और बंदरगाह थे, सभी को एक दूसरे से जोड़ते हुए संपूर्ण देश में रेलवे का जाल बिछा दिया गया। प्रारंभ में तो रेल से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग जो है यात्री लोगों के आवागमन के लिए भी किया जाने लगा। यात्रियों को भी ढोने का काम शुरू हो गया। आधुनिक समय में डाक व्यवस्था भी शुरुआत हो गई। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन जो 1853 में प्रारंभ की गई। इसके बाद आता है सार्वजनिक कार्य। सभी प्रमुख नगर में नागरिकों की सुविधाओं में सुधार किया गया। जितने भी नागरिकों के सुविधा के वस्तुएं थी, चीज़ें थी, उसमें सब में सुधार हुआ। बड़े बड़े शहर, विशेषकर जो छावनी थे, सिविल लाइन थे, पाइप के माध्यम से जल वितरण किया गया। घरेलू जल वितरण, सीवर, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था सार्वजनिक रूप से की गई। अब है प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, नागरिक प्रशासन और नागरिक आवश्यकता जैसे सड़क का रखरखाव, सफाई, प्राइमरी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की देखभाल के लिए नगरपालिका की स्थापना कर दी गई। नगरपालिका देखरेख करेगी इसकी। इस कार्य के लिए नगरपालिका कर वसूलती थी। नौका और बाजार की आमदनी, चुंगी जिसको कर कहते हैं, आदि भी इसके आय के साधन थे नगरपालिका के। म्यूनिसिपैलिटी अथवा नगरपालिका का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था, आज भी है। इसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी होते थे जो काम करते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नियमित पुलिस बल की स्थापना किया, एक पुलिस बल बनाया। भारत में समान और प्रभावी पुलिस प्रशासन को एक सही दिशा में काम करने के लिए 1861 में भारतीय पुलिस कानून एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लाया गया। पुलिस को एक निश्चित संगठन, पद के अनुसार व्यवस्थित किया गया। पुलिस को एक निश्चित संगठन के रूप में एवं पद के अनुसार उसको व्यवस्थित किया गया। जो सबसे उच्चस्थ अधिकारी थे वो महानिरीक्षक हुआ करते थे। आज भी महानिरीक्षक होते हैं, डीआईजी जिसको हम लोग कहते हैं। 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड जिसको कहते हैं, का निर्माण किया और इससे विभिन्न प्रकार के अपराधों को संहिताबद्ध कर दिया गया। जेल के प्रशासन के लिए एक जेल संहिता भी बनाई गई। कुछ छिटपुट परिवर्तन को छोड़ दिया जाए
पुलिस और जेल आज भी लगभग वैसा ही है जैसे अंग्रेजों ने बनाई थी, आज भी वैसा ही चल रहा है। अब हम आपको विशेष संदर्भ में दिल्ली के विषय में बताएंगे। दिल्ली क्या था, कैसे है, वहाँ की व्यवस्था कैसे थी। दिल्ली भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल और मध्यकाल में यह दिल्ली राजधानी क्षेत्र रहा है। जब खुदाइयाँ हुई तो खुदाई में 7 शहरों का अवशेष मिले। महाभारत काल में लगभग 3-4 हजार वर्ष पूर्व पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली को जाना जाता था और पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आप रामायण महाभारत में, यदि महाभारत में आप पढ़े होइएगा, दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान दिल्ली जो था वह सत्ता का केंद्र था। वहीं से संपूर्ण भारतवर्ष पर सत्ता का कार्य होता था। सुल्तानों ने बहुत सारे किले और शहरों का निर्माण करवाए जो दिल्ली के 7 शहरों के अंग बन गए। 1398 में तैमूर का आक्रमण दिल्ली के गौरव के लिए एक आघात माना जाता है। तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया दिल्ली पर, जो एक बड़ा ही आघातपूर्ण ये आक्रमण रहा है। मुगल शासन के समय में दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण शहर बना। समय समय पर शक्ति के केंद्र बदलते रहे। शाहजहां ने नवाद का शहर और लाल किला बनवाया। धीरे धीरे जो मुगल शासक हुए वह कुछ न कुछ नए चीज़ों का निर्माण करते गए और दिल्ली का विकास दिन प्रतिदिन होता चला गया। उसके बाद जो है दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। मराठों को हराने के बाद 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों की राजधानी पहले कलकत्ता थी, इसीलिए दिल्ली का आधुनिकीकरण कर 1911 में भारत की राजधानी बनाए जाने के बाद ही किया गया। देखिए 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता में था, लेकिन 1911 में दिल्ली में यह राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया और 1911 से दिल्ली में ही राजधानी है और पूरे देश पर शासन चल रहा है। दिल्ली और अनौपनिवेशिक शहर की नगर योजना में बहुत सारा अंतर दिखाई पड़ता है। दूसरे शहरों में भारतीय और अंग्रेज़ों के जो रिहायशी इलाके थे, जिसमें सभी अमीर और धनाढ्य लोग रहा करते थे, बिल्कुल अलग थलग थे। जिन क्षेत्रों में भारतीय रहते थे उन्हें काले क्षेत्र कहा जाता था, जबकि जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश लोग रहते थे, अंग्रेज रहते थे, उसको श्वेत क्षेत्र कहा जाता था। दिल्ली में अंग्रेज संपन्न भारतीयों के साथ रहते थे। दिल्ली में जो अंग्रेज थे वो भारत के जो अमीर लोग थे उन लोगों के साथ रहा करते थे। 1857 की क्रांति के बाद वहाँ की स्थिति दिल्ली की कुछ बदली। विद्रोहियों से दिल्ली पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने बदले और लूट का तांडव मचा दिया। देखिए अनेक मुगल महल धाराशाही कर दिए गए। मुगलों के द्वारा बनवाया गया महल जो था वो तोड़ा गया। बहुत सारे उद्यान बंद कर दिए गए। उसके जगह पर सैनिकों के रहने के लिए बैरक बना दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि दिल्ली अपने मुगलकालीन गौरवशाली अतीत को भुला दे, यानी पुरानी जो उसकी अतीत थी, जो मुगलों के समय में दिल्ली को मिला था, वह ख़त्म हो जाए। अगर सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें खाली मैदान चाहिए था। इसीलिए उन्होंने लाल किले के चारों ओर से उद्यान और मस्जिदों की पूरी तरह से सफाया कर दिया। लाल किले के चारों तरफ जो उद्यान बने थे और मस्जिद बने थे उसको सबको तोड़वा दिया। बाद में रेलवे लाइन के निर्माण और दीवारों के आगे शहर के विस्तार के उद्देश्य से शाहजहांबाद की पश्चिमी दीवारें तोड़ दी गई। अब अंग्रेजों ने शहर में रहने वाले जो भारतीय थे उन सिविल लाइन क्षेत्र में रहना प्रारंभ कर दिया। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है। अंग्रेज इस बात से आश्वस्त थे।
अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, तो दिल्ली ही भारत की राजधानी होनी चाहिए। यह सोचा कि मुगलों की राजधानी दिल्ली को ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने से भारतीयों को बहुत अधिक संतोष मिलेगा। रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करने के लिए 1877 ईस्वी में दिल्ली में ही एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में ही दिल्ली में ही दरबार का आयोजन किया गया। इस प्रकार से समय समय पर दिल्ली में आयोजन हुआ। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, सम्राट जॉर्ज पंचम की इंग्लैंड में हुई ताजपोशी के उत्सव को मनाने के लिए लगाया गया दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911। ताजपोशी इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उसके दरबार यहाँ लगे हुए थे। दरबार में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा भी कर दी गई कि अब कलकत्ता में राजधानी नहीं रहेगी, अब राजधानी दिल्ली आ जाएगी। अंग्रेजों के आगमन के समय या उनके साथ साथ दिल्ली में निर्माण संबंधी व्यापक गतिविधियां दिखाई पड़ने लगी। शहर के दक्षिण में रायसीन पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के शहर के रूप में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। दिल्ली की रूपरेखा और योजना बनाने का कार्य जो है सर एडवर्ड लुटियंस को सौंपा गया। देखिए दिल्ली शहर जो बसा है, इसकी योजना बनाने वाला जो था वह सर एडवर्ड लुटियंस था, जिसने रायसीना पहाड़ी पर वायसराय का महल, जो आज वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जो है अभी वर्तमान में वो रायसीना की पहाड़ी पर बसा हुआ है। इंडिया गेट, संसद भवन आदि की योजना बनाई गई। वायसराय के महल का भव्य केंद्रीय गुंबद जो है सांची के बौद्ध स्तूप जैसा दिखाई पड़ता है, तथा लाल बलुए पत्थर जाली के काम पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। परंतु मुगल शासन की अपेक्षा ब्रिटिश शासन महत्व और प्रभुत्व की घोषणा के रूप में ब्रिटिश भवन निर्माता ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वायसराय का महल जो है शाहजहां के जामा मस्जिद से ऊंचा रहे। प्रथम विश्व युद्ध में जीवन की आहुति देने वाले जो हमारे सैनिक वीर थे, उनके कार्यों के स्मारक के रूप में इंडिया गेट का निर्माण हुआ। बाद में आज़ादी के बाद यहाँ पर उन सैनिकों के स्मृति में अमर जवान ज्योति प्रतिष्ठित की गई, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में अपने जीवन की आहुति दी थी। उन्हीं की याद में अमर जवान ज्योति दी गई, जो अभी भी आप दिल्ली घूमने के लिए आप जब जाइएगा तो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति 24 घंटे बिना बुझे जलते रहता है। राष्ट्रपति भवन के दोनों ओर 2 सचिवालय स्थित है, जिन्हें साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है। ठीक राष्ट्रपति भवन के सामने 2 सचिवालय हैं, जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, जिनकी रूपरेखा एक अन्य वास्तुकार सर एडवर्ड वेकर ने बनाई थी। इन भवनों के लक्षणों पर भारत के साम्राज्यवादी इतिहास के बहुत सारे युगों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, परंतु कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की यूनानी स्थापत्य कला से मिलता जुलता लग रहा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच का मार्ग राजपथ कहलाता है। सीधे राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट तक का रास्ता जो है उसको राजपथ कहा जाता है। यहीं पर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के भव्य परेड बनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के परेड बनाए जाते हैं। राजपथ के निकट संसद भवन है, जो भारतीय लोकतंत्र का आसन है। भारत के लोकतंत्र यानी पूरे हमारे एमपी लोग जीतकर उसी संसद भवन में पहुंचते हैं। इसमें एक केंद्रीय लाइब्रेरी अपने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद भवन के चारों ओर एक गलियारा है। नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 वर्ष लगे।
अंग्रेजों का विचार एक ऐसी दिल्ली का निर्माण करने का था जो शाहजहानाबाद से पूर्णतः अलग हो। भवन निर्माता चाहते थे कि पुरानी दिल्ली में व्याप्त जितनी भी अराजकता है से यह भिन्न हो। नई दिल्ली न्याय व्यवस्था की जो है प्रतिनिधित्व करे, ऐसा सोच रखा गया। यहाँ पर न तो कोई भीड़ भाड़ वाला मोहल्ला हो और न ही कोई तंग गली हो, पतली सकरी गली हो, केवल सीधी सड़कें जिनके चारों ओर बड़े बड़े हाथों के मध्य स्थित भव्य भवन हो। अंग्रेज अति भीड़ वाले इलाके को अस्वास्थ्यकर तथा रोगों का स्रोत मानते थे। नया शहर साफ सुथरा स्वस्थ होता था। उनका अर्थ था कि पुरानी दिल्ली की तुलना में नई दिल्ली बेहतर जल वितरण, कूड़ा करकट फेंकने की व्यवस्था, अधिक उत्तम गलियों का होना, उसको पेड़ पौधों से हरा भरा बनाया गया, शुद्ध और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दिल्ली भवनों वाले एक शाही शहर के रूप में विकसित किया गया। प्राचीन और नवीन स्थापत्य कला शैली के मिश्रण जो है वहाँ पर देखने को मिलता है और यह भवनों का अद्वितीय मिश्रण वहाँ है। इसका विकास एक पूर्ण विकसित शहर के रूप में हुआ है दिल्ली का, जिसकी तुलना यूरोप के किसी भी राजधानी शहर से किया जा सकता है। परंतु पुरानी दिल्ली उपेक्षित ही रही, जिसमें सफाई, नाली, कूड़े करकट की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह वह समय था जब शहर की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही थी। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आज समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।